हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, हमने अलग अलग आर्टिकल्स देखे, आपसे पार्ट्स डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम ये आपसे डिस्कस करेंगे। हम अलग अलग 12 शेड्यूल्स देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपने प्रीवियस एग्जाम्स में, प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पेपर्स में हमने जो क्वेश्चंस फेस किए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम इसमें देखते हैं 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करी है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रॉम शेड्यूल नंबर 1 टू शेड्यूल नंबर 12 आपको पूरे शेड्यूल्स और उनका सामने उसकी डिटेल लिखी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम शेड्यूल नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था तब हम 8 शेड्यूल्स देखते थे। आज के समय में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो इन 12 शेड्यूल्स को हमने ऐड किया है फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अलग अलग संविधान संशोधन किए, उसके बाद हमने ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐड करके ये 4 शेड्यूल्स ऐड ऑन किए और आज हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग शेड्यूल नंबर फर्स्ट से। शेड्यूल नंबर फर्स्ट बोलता है कि जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नेम्स एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। तो जो शेड्यूल नंबर 1 है वो बात करता है नेम्स ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब अलग अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनका जो उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, मतलब उनका कहाँ तक वो फैले हुए हैं, उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक जाती हैं, दूसरे स्टेट से वो कहाँ तक टच होते हैं, कौन सा स्टेट कौन सी यूटी से टच होता है, कौन सा यूटी कौन से टच, मतलब ये सारी चीजें, सारा ये जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है शेड्यूल नंबर फर्स्ट में। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर सेकंड की। शेड्यूल नंबर जो सेकंड है वो बात करता है आपके सैलरीज की। अब किसकी सैलरीज की बात करता है? तो ये किसी आम इंसान की सैलरी की बात नहीं करता है, ये सैलरीज की बात करता है आपके कुछ रिनाउंड पर्संस की। उनमें आते हैं आपके गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के हो गए, लोकसभा के हो गए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, है ना, कैग हो गए आपके, है ना। तो ये बड़े बड़े पर्सनालिटीज की ये बात करता है, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट शेड्यूल जो है अपना है शेड्यूल नंबर थर्ड। अब ये किसकी बात करता है? तो जो शेड्यूल नंबर थर्ड है वो बात करता है ओथ की, प्रोमिसेस की, ऑफ ऑल द अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इन दोनों को छोड़ के ये बहुत सारे लोगों की ओथ की बात करता है। किसके किसके ओथ की बात करता है? अब आप देख लो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी बात, इनके ओथ की बात करता है। कैग, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसकी बात करता है। फिर द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, उनकी बात करता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की ओथ की भी बात करता है। तो ये इतने सारे लोगों की शपथ की बात करता है। ऐसे ही हम लोग बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर फोर्थ पे। शेड्यूल नंबर फोर्थ क्या बोलता है? शेड्यूल नंबर फोर्थ बोलता है कि जो राज्यसभा के जो सीट्स का एलोकेशन है उसकी बात करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राज्यसभा ही क्यों? राज्यसभा में जितने, इसमें जो एक्चुअली बोलता है वो बोलता है कि जितने भी जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उनको सबको सीट्स मिलनी चाहिए, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सबको सीट्स की एलोकेशन होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा ही क्यों, लोकसभा क्यों नहीं? वाई ओनली राज्यसभा? तो देखिए समझिए, लोकसभा, लोकसभा में होता क्या है? लोकसभा में होता है डायरेक्ट इलेक्शंस। लोकसभा मतलब क्या? जो अपना लोअर हाउस होता है। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। आप लोग को पता होगा लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर से बहुत अलग होते हैं। लोकसभा में जस्ट डबल मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा में क्या है, होता है डायरेक्ट इलेक्शन, वहां सबको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, इसमें होती है सीट्स कम, जस्ट हाफ। तो यहाँ पे क्या है, ये शेड्यूल की मदद से इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो अलग अलग स्टेट्स है, जैसे आपके छोटे छोटे स्टेट्स है, इधर जो नागालैंड, मणिपुर साइड आप चले जाइए, इन स्टेट्स में भी राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ पे भी इनकी सीट्स होनी चाहिए। इस वजह से इसको अलग से रखा गया है, इसके बारे में अलग से बात की गई है, अलग से प्रॉपर इसको शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल नंबर 5 की। शेड्यूल नंबर 5 बोलता है कि जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके जो प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी वो इसमें बताया गया है 5th शेड्यूल में।
ठीक है। फिर 6th शेड्यूल में भी सेम चीज बताई गई है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें अलग से कुछ स्टेट्स मेंशन किए गए हैं। स्टेट्स लाइक असम, स्टेट्स लाइक मेघालय, और मेघालय के अलावा आपका हो गया इधर त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा के बाद हो गया मिजोरम। तो ये कुछ स्टेट्स की बात करता है, ये इसमें आपको मेंशन किए हुए हैं कि इन स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल, लॉ की डिटेल्स है, वो दी गई है 6th शेड्यूल में। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल क्या बोलता है? 7th शेड्यूल में एक्चुअली हमारे पास जो है इतनी सारी पावर्स हैं, कोई भी पावर, कोई जैसे कोई कौन सी पावर किसके पास, सेंटर के पास होनी चाहिए, कौन सी पावर स्टेट के पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई है 7th शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में? 7th शेड्यूल में। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, एक यूनियन लिस्ट बनाई गई है, एक स्टेट लिस्ट बनाई गई है, और एक कंकरेंट लिस्ट बनाई गई है। इन लिस्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें लगभग आपको 100 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इसमें 61 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इसमें 52 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना। आगे चल के हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। फिर अब बात करते हैं हम शेड्यूल नंबर 8 की। यही शेड्यूल नंबर 8 तक ही हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल थे। आइए देखते हैं लास्ट शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले तक, मतलब ओरिजिनल वाले यहाँ से हमारे शेड्यूल्स खत्म होंगे, जो कि है शेड्यूल नंबर 8। इसमें बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, इसमें बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। अब देखिए यहाँ पे भी एक है कि लैंग्वेजेस, जो पहले लैंग्वेजेस थी वो थी 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 3 संविधान संशोधन हुए, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, जिसके बाद इनका जो नंबर है वो आज इंक्रीज होकर 22 हो गया है। ठीक है, उसका नंबर 22 हो गया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई। टोटल 8 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया। अब वो 8 लैंग्वेजेस हम देखते हैं कि किस माध्यम से उन्हें जोड़ा गया। तो सबसे पहले होता है संविधान संशोधन, जो कि कहलाता है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1967 में, जिससे ऐड की गई लैंग्वेज सिंधी। ठीक है। उसके बाद होता है आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में। इससे लैंग्वेजेस जो ऐड की गई वो 3 लैंग्वेज ऐड की गई। सबसे पहली है आपकी कोंकणी, फिर है आपकी मणिपुरी, और है आपकी नेपाली। ये 3 लैंग्वेजेस से ऐड की गई। तो ये था आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद हो गया 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक अमेंडमेंट और हुआ जिसको कहते हैं हम लोग 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इससे ऐड हुई 4, जिसको कहते हैं हम लोग बोडो, फिर है आपकी डोंगरी, फिर है आपकी मैथिली, और लास्ट है आपकी सैंथली। तो इससे आपकी जो टोटल 8 लैंग्वेजेस यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो 14 के बाद 8 लैंग्वेजेस और इंक्लूड हुई, जिससे नंबर हो गया इंक्रीज 22। और इंग्लिश जो एक आप पॉइंट नोट करिएगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इन 22 लैंग्वेजेस में भी जगह नहीं दी गई है। 22 लैंग्वेजेस के अंदर भी इंग्लिश नहीं आती है। सो दिस यू शुड नोट डाउन। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले शेड्यूल में, जो कि है अपना 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या बात करता है? 9th शेड्यूल जो है इसके माध्यम से होता है, मतलब ये किसके माध्यम से ऐड हुआ? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना भारतीय संविधान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो शेड्यूल नंबर 9 को ऐड करके हुआ, जो कि है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, और ये बात करता है अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम की। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की बात ये करता है, और ये लैंड रिफॉर्म से डील करता है। ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 10 की। शेड्यूल नंबर 10 में होता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है 1985 में। ये बात करता है दल बदल कानून की, एंटी डिफेक्शन लॉ की, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 जो है वो बात करता है आपके पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स, जो कि किस में होती हैं?
पंचायत में, उसकी बात करता है। अब पंचायत को भी ऐड किया गया है भैया, तो पंचायत का भी हम लोग अमेंडमेंट देखना जरूरी है। तो पंचायत को जो है वो ऐड किया गया है फ्रॉम द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे हम लोग पंचायत की बात करेंगे। फिर आता है लास्ट शेड्यूल। लास्ट शेड्यूल बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की, और म्युनिसिपैलिटीज को भी हमने ऐड किया है, और कहाँ से किससे ऐड किया है, फ्रॉम द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इससे हम लोग शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पूरे 12 शेड्यूल्स। ठीक है, तो वो ट्रिक कौन सी है, तो वो ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको आप देख सकते हैं कि टी से टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, जैसे मैंने नाम बताया। ई से मैंने बताया क्या, ई से है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स क्या है, इमोल्यूमेंट्स मतलब कि सैलरी कहलाता है। एफर्मेशन ओथ कहलाती है, इसमें राज्यसभा सीट्स का लोकेशन है। ऐसे फिर ये शेड्यूल्ड एरिया की बात कर दिया। फिर ये अदर शेड्यूल्ड एरिया, जो 4 मैंने आपको अलग अलग नाम बताए, उसकी बात करता है। फेडरल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि वो 3 में डिवाइड है, अलग अलग सब्जेक्ट्स, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। फिर ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फिर डी से एल से हो गया लैंड रिफॉर्म की बात करी, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर पीएम से हो जाता है आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी और बहुत पुरानी ट्रिक है ये। ठीक है ना, इससे आप शेड्यूल्स बहुत प्रॉपर रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स। शेड्यूल जो है कितने कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो बहुत इजी है। इसका आंसर है आपका 12 शेड्यूल्स। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 शेड्यूल्स। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए विल मूव नेक्स्ट टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो बहुत इजी, मैंने आपको समझाया है कि जो आपका शेड्यूल नंबर फर्स्ट है वो बात करता है नेम्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, यूटीज और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब सारा स्टेट्स और यूटी के उनका नाम, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसकी बाउंड्री, वो सारी चीजें आपको फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलती हैं। तो बहुत क्लियर है ये चीज कि अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल इटसेल्फ। ठीक है, चलो विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोर्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज की बात करता है। तो आप बिना सोचे समझे सबसे पहले आप उस ट्रिक को याद करिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। उसमें आप क्या देखते हैं, TEAR आता है। आर से क्या याद आता है, आर शेड्यूल्स में अपन ने सिर्फ पढ़ा है राज्यसभा से रिलेटेड, तो बहुत इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम आंसर करते हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायत सिस्टम, या लैंग्वेजेस। तो बहुत इजी है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक्चुअली राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द फोर्थ शेड्यूल of the Constitution of India deals with the allocation of seats for the Council of States and UTs in the Rajya Sabha. ठीक है, next question, question number 4th. If a new state of union is to be created, which one of the following schedule of the Constitution must be amended? अब ये ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई नया राज्य बनाना है, केंद्र में नया राज्य बनाना है, तो कौन सा शेड्यूल होगा कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको हमको अमेंड करना पड़ेगा, किस शेड्यूल में बात होगी इस चीज की। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो बहुत इजी है, अगर नया स्टेट बनाना है तो अपने सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की सिर्फ एक शेड्यूल में बात करी थी, जो कि है अपना फर्स्ट शेड्यूल, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। आगे चल के मैं आर्टिकल्स में पढ़ाऊंगी आपको, पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज का पूरा दिया है, उसमें आपको पता चलेगा कि अगर बाउंड्री ऑल्टर करनी है किसी भी स्टेट को, मतलब किसी भी दूसरे जगह से एक नया स्टेट अपने में अगर करना है एस्टैब्लिश, तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग डिफरेंट आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग इसको शेड्यूल में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म हैव बीन इंक्लूडेड इन। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या 10th शेड्यूल। तो आप बताइए इसका आंसर कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगर देना है तो स्टेट को लैंड रिफॉर्म को इंक्लूड किया गया है किस उसमें शेड्यूल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको पढ़ाया था कि लैंड रिफॉर्म और जो अपना जमींदारी राइट से रिलेटेड चीजें हैं वो अपन ने 9th शेड्यूल को हम लोग जो ऐड किया था, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, उसमें बात करता है लैंड रिफॉर्म की। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो 9th शेड्यूल है ये ऐड हुआ है फ्रॉम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि कब हुआ था 1951 में। ये बात करता है लैंड रिफॉर्म की, मतलब अबॉलिशन, जो मैंने आपको बताया था कि अबॉलिशन ऑफ जमींदारी राइट्स। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बात करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन बात करते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट की। तो आप देखिए एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में, आप देखिए एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में कौन सा शेड्यूल। ऑप्शंस हैं 2nd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या 10th शेड्यूल। तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपने लास्ट में पढ़ा था क्या, शेड्यूल नंबर 10 जो है वो ऐड हुआ था फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये तो आप जानते ही हैं। फिर अपन अगर देखें तो अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था कि जो अपना 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है हमने ऐड किया था फ्रॉम द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, वो हुआ था 1985 में, उसी की बात कर रहा है ये। तो वो अपना ऑलरेडी आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। वो बात करता है दल बदल कानून, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। सेकंड चलिए अब इसमें हम रिवाइज करते हैं सेकंड शेड्यूल को। सेकंड शेड्यूल क्या बात करता है, ये सैलरीज की बात करता है। फिर अगर हम देखा जाए कि 5th शेड्यूल, तो 5th शेड्यूल हमने देखा था कि जो अपने शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनके प्रशासन का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे संभालने में बात की गई थी। फिर अपन ने 8th शेड्यूल में क्या बात करी थी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी थी। तो इसी तरीके से हम 10th शेड्यूल देखेंगे तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, दल बदल कानून की बात करता है। ठीक है ना, तो ये देखिए आप, ये आपको यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आप ये सारी चीजें इधर से रीड आउट कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोलता है कि द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इधर बात करता है लिस्ट की। मैंने आपको शेड्यूल नंबर 7 पढ़ाया था। शेड्यूल 7 में मैंने आपको बताया था कि जो ये है इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करता है, यूनियन और स्टेट की। और इसमें 3 लिस्ट हम देखते हैं, ठीक है ना। एक देखते हैं अपनी यूनियन लिस्ट, एक देखते हैं स्टेट लिस्ट और एक देखते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब ये पूछ रहा है कि जो टैक्स और फीस को गवर्नमेंट को अपन देते इम्पोज करता है गवर्नमेंट, तो वो कौन सी लिस्ट के अंतर्गत आता है, कौन सी लिस्ट में आता है ये चीज। ठीक है ना, तो ये 6th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में या 11th शेड्यूल में। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ शेड्यूल पूछा है ना, तो इसमें आप लोग बहुत इजीली बता सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें आपको 7th शेड्यूल बताना है। ठीक है ना, तो आंसर है बी, दैट इज 7th शेड्यूल। ठीक है, इसमें एक्चुअली इसमें आपको लिस्ट में नहीं पूछा था कि किस लिस्ट में आता है, इसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि ये किस शेड्यूल के अंदर आएगा। तो ये और इजी कर दिया था, तो आपका आंसर 7 शेड्यूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी आप देख लीजिए कि ये जो है ये टैक्स इम्पोज करने की चीज ना, ये इसका आर्टिकल भी है, आर्टिकल 265। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशनल पॉइंट है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
Which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled area in several states? ये बोल रहा है कि जो स्पेशल प्रोविजंस है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट्स में जो शेड्यूल एरिया है ना, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके प्रशासन का जो मतलब उनको संभालने की जो जिम्मेदारी है वो किस शेड्यूल में मतलब दी हुई है। ठीक है ना, सेवरल स्टेट्स बोला है, कुछ स्टेट्स को मेंशन नहीं किया है, तो इसके लिए हमने अलग शेड्यूल पढ़ा था। और हमने जो एक असम मेघालय त्रिपुरा वाला जो पढ़ा था वो एक अलग शेड्यूल में पढ़ा था, उनको एक स्पेशली उन 4 के लिए दिया है। इसमें बोला है कि कुछ स्टेट्स के लिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर है ए है 3rd शेड्यूल, फिर है 5th शेड्यूल, 7th शेड्यूल या 9th शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है 5th शेड्यूल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन सेवरल स्टेट्स। ठीक है, चलिए विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है 6th शेड्यूल की बात कर रहा है। तो देखिए हमने 5th शेड्यूल में जो पढ़ा कि उसमें बोला गया है कि जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके प्रशासन का संभालने का लिखा हुआ है 5th शेड्यूल में। और 6th शेड्यूल में जो है वो बात करता है अपना स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, किसके लिए, असम के लिए दिया गया है, आपका मेघालय के लिए दिया गया है, फिर त्रिपुरा के लिए दिया गया और मिजोरम के लिए दिया गया है। तो बहुत ईजी है। चलिए हम इसको ऑप्शंस देख के बता देते हैं, मैंने तो आंसर ही आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसमें असम भी ऐड कर देता तो अपन को चारों स्टेट्स मिल जाते। ठीक है, चलिए ये आप देखिएगा, ये चारों स्टेट्स की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The provisions of the 5th and 6th Constitution of India are made to। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन 5th और 6th शेड्यूल से बन सकते हैं, मैंने ये चीज इधर दिखाने की कोशिश की है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि 5th और 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन वो किसके लिए बने हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ST, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स, या प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये इसी की बात किया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, उनको प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है कि जो 11th शेड्यूल है वो किसकी बात करता है। तो हमने देखा था कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, लास्ट में P और M आता है, वो P और वो M किससे रिलेटेड है, ये पंचायत से रिलेटेड है, ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ये 11th शेड्यूल है, ये 12th शेड्यूल है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस देते हैं। अब ऑप्शंस देके तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि पंचायत है या म्युनिसिपैलिटी है या सेंटर स्टेट रिलेशन है या रिमूवल ऑफ करप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है पंचायती राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा 11 शेड्यूल पंचायत के बारे में बताया गया है, जो कि 7 जिसका अमेंडमेंट है 73rd और इसका अमेंडमेंट है 74th। ये भी एग्जाम में पूछता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये पूछ रहा है कि which of the following are enshrined in the 3rd schedule of the Indian Constitution? Form of oath of office for a minister for the union, form the oath to be made by the Chief Justice of Supreme Court, form of oath of office for the president, form of oath to be made by Minister of Parliament। अब ये पूछ रहा है कि किसकी ओथ 3rd शेड्यूल में दी गई है। ठीक है ना, तो अब आपको एक आंसर कोड दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर है, तो इसमें आपको एक कोड के फॉर्म में दिया जाएगा, उससे आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो ये है कोड, अब आपको बताना है। अब आप देखिए, अब आपको ये एक एडिशनल जानकारी है, मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ाते टाइम ये चीज़ नहीं बताई थी, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि किसके किसके ओथ की बात की गई है 3rd शेड्यूल में। तो देखिए 3rd शेड्यूल में अपन बात करते हैं कि ओथ जो है वो बात की गई है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का जज, जैसे इनकी बात की गई है। कैग होता है, एक बॉडी होती है, उसकी बात की गई है। फिर जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट होते हैं ना, इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, उसकी बात की गई है।
फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, इनके ओथ की बात की गई है। फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इनके ओथ की बात भी की गई है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एक बार। इसमें बोल रहा है कि फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन, क्या उसकी ओथ की बात की गई है क्या? जी हाँ, की गई है। सेकंड है फॉर्म द ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने आपको अभी बताया कि इसकी बात भी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी नहीं, ये तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि ओथ की बात की गई है, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की बात थर्ड शेड्यूल में नहीं की गई है। तो ये आप बिना मतलब उसको देखे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, है ना, कि आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की बात थर्ड शेड्यूल में नहीं की गई है। फिर फोर्थ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जी हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है। तो इसी तरीके से इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड नहीं है, उसके अलावा तीनों सही है, 1, 2 एंड 4। तो जी हाँ, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए, ये ऐसे ओथ लेते हैं ना, ये इनकी बात कर रहा है। ये मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है कि यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ की बात की गई है, कैंडिडेट फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शन की बात की गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की ओथ की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओथ की बात की गई है, कैग ऑफ इंडिया ये भी ओथ लेता है, इसकी भी बात की गई है, स्टेट के मिनिस्टर्स की बात की गई है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, इनके भी ओथ की बात की गई है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इनकी भी बात की गई है। और अपना है ये हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस दोनों की ओथ। अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसमें छोड़ दो, बाकी तो मैक्सिमम सबकी ओथ की बात थर्ड शेड्यूल में की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। अब बोल रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक क्लास में बोला था ना, जिसमें अपन हो गया था कि उसमें सिर्फ हमारा शेड्यूल पूछा था। इसमें अब पूछ रहा है कि आपका जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उसमें इन तीनों के अंदर कौन सा मतलब शेड्यूल आता है, मतलब कौन सा ये सब्जेक्ट, ये इकोनॉमिक प्लानिंग एक सब्जेक्ट है, वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। तो चलिए, फर्स्ट है स्टेट लिस्ट, सेकेंड है यूनियन लिस्ट, फिर है कंकरेंट लिस्ट, या फिर नॉट स्पेसिफाइड। किसी भी लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग को नहीं दिया है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये किस सब्जेक्ट्स में रखी गई होगी, कौन से पार्ट्स में रखी गई होगी? तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है आपकी, ये हम रखते हैं आपका कंकरेंट लिस्ट में। इसको हम स्टेट में भी नहीं, यूनियन में नहीं, ये दोनों में आती है। ठीक है ना, अपनी स्टेट्स की भी प्लानिंग होती है, सेंटर दोनों की इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, तो इसको दोनों में रखते हैं। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो अपना एजुकेशन जो है वो इसमें आता है कंकरेंट लिस्ट में, फॉरेस्ट हो गया 1 इसी में आता है, ट्रेड यूनियंस इसी में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसी में आती है, फिर है आपका प्राइस कंट्रोल, ये भी इसी में आता है, फिर आती है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि पंचायती राज को किस सब्जेक्ट के अंदर रखा गया है। तो हमने जैसे तीन जो अलग अलग लिस्ट देखी ना, यूनियन की, स्टेट की और कंकरेंट की, तो उसमें पूछ रहा है कि पंचायती राज को किसके अंदर रखा है। पंचायती राज को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा है क्या, पंचायती राज को यूनियन लिस्ट के अंदर रखा है क्या, या कंकरेंट लिस्ट के अंदर, या फिर रेस्टिट्यूटरी लिस्ट के अंदर। तो जो पंचायती राज है, पंचायत को हम लोग देखते हैं मोस्टली स्टेट लिस्ट में। ठीक है ना, स्टेट लिस्ट में देखते हैं इसका ये पार्ट 9 में हमने पढ़ा था ना इसको, और पार्ट 9 के अलावा हमने इसको शेड्यूल में भी देखा है, इसको हम लोग अभी डीपीएसपी में भी देखेंगे, है ना, और अलग से भी पढ़ेंगे। इसके अलग से खुद में आर्टिकल्स हैं भाई, इसको खुद को 243 से लेकर 243 तक हम लोग पंचायती राज की बात करेंगे। ठीक है ना, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुद में। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्टेट लिस्ट। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, इसका ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, ट्रांसपोर्ट है, लैंड रिफॉर्म है, कम्युनिकेशन है, परचेज और सेल ऑफ लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स होती है उनका भी, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करता है कि यूनियन लिस्ट में कौन सी चीज नहीं है। ऑप्शंस है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फिर है रेलवेज या है एग्रीकल्चर। अब ये पूछ रहा है कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है। तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं जो एग्रीकल्चर है इसको हमने जो है यूनियन लिस्ट में नहीं रखा है। तो अब यूनियन लिस्ट में और हमने क्या क्या रखा है, आइए देखते हैं। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं आपके डिफेंस हो गया, आर्मी है, आपका पोर्ट्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, फिर बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया। ये सारी चीजें हमने यूनियन लिस्ट में रखी हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, आपको जो मैंने पिछले में भी सारी लिस्ट बताई ना, एक बार उसको आप प्रॉपर देख लीजिएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पूछ लेगा रेलवे के सब्जेक्ट में, हाईवेज के सब्जेक्ट में आते हैं, कौन सी लिस्ट में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। अब इसने बता दिया कि 8th शेड्यूल किसकी बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। अब ये पूछ रहा है कि 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है। आप लोग बिल्कुल ढंग से इस चीज को याद करिएगा कि मैंने स्पेसिफाई किया है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो इसमें नहीं है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इंग्लिश है क्या, हिंदी है क्या, संस्कृत है क्या, या उर्दू है। तो मैंने आपको बताया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इन 22 लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है। पहले 14 लैंग्वेजेस थी, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उससे 8 लैंग्वेज और ऐड हो गई और अब 22 लैंग्वेजेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद भी इंग्लिश को ऐड नहीं किया है। तो इंग्लिश इज नॉट अमंग दीज लैंग्वेजेस। देखिए 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए, उसके बाद आज प्रेजेंटली हम 22 लैंग्वेजेस देखते हैं, जिसमें से इंग्लिश को हमने उसमें काउंट नहीं किया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब ये बोल रहा है कि एजुकेशन जो है वो इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट में था, वो ट्रांसफर हो गया है कंकरेंट लिस्ट में। कौन सा अमेंडमेंट से। तो ये यहीं पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि एजुकेशन जो है वो पहले स्टेट लिस्ट में था, अब किस में आ गया। तो शायद ऑप्शन कभी कभी यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं कि यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में या रेसिड्यूरी लिस्ट में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा यहाँ से कि जो एजुकेशन था वो पहले स्टेट सब्जेक्ट था, आज वो कंकरेंट हो गया है। वो अमेंडमेंट कौन सी हुई वो पूछ रहा है। तो अमेंडमेंट कौन सी हुई, 24, 25, 42 या 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी 42 मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये आप लोग मुझे आंसर दोगे आप कमेंट बॉक्स में कि 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, और हुआ था ये कब, 19 चलिए इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप इसको इधर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टेट, 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मेघालय, 371D आंध्र प्रदेश। अब ये पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा करेक्टली सही, मतलब ये कौन सा आर्टिकल कौन से स्टेट से लिए मतलब करेक्टली मैच नहीं है। तो इसको देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो 371C है मेघालय, ये इसमें करेक्ट आंसर इसका मैच नहीं है। तो जो आर्टिकल 371C है वो बात करता है स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर, नॉट मेघालय। तो अब इसको देख लीजिएगा एक बार कि जो 371A है वो नागालैंड की बात करता है, 371B असम की, 371C जो है वो मणिपुर की बात करता है, नॉट मेघालय, और 371D आंध्र प्रदेश की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बोलता है कि जो प्रियम्बल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, क्या है ये क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, या फिर ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर। तो ये तो वो किसी हाल में नहीं हो सकता। अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, या फिर ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है
लेकिन इसका कोई ऐसा लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, इसने एक्सेप्ट किया था प्रियम्बल को कि ये पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसको कहाँ एक्सेप्ट किया था? केशवानंद भारती केस में। पहले एक्चुअली क्या कुछ हुआ था, कोई एक केस हुआ था, उससे ये बोला गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल को है जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था। उसके बाद जब केशवानंद भारती केस हुआ तो उसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है ना, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दल बदल कानून की बात कर रहा है। दल बदल कानून में आपका सेकेंड शेड्यूल है क्या, फिफ्थ शेड्यूल है क्या, एट्थ शेड्यूल है क्या, या 10th शेड्यूल है? तो बहुत इजी इसका आंसर है, बहुत इजीली आप लोग दे सकते हो कि जो आपका 10th शेड्यूल है वो बात करता है, जो कि हुआ था किससे? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में। ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि दल बदल कानून की बात करता है, ठीक है ना। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बात करता है 10th शेड्यूल की, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, जो कि कहलाता है दल बदल कानून। 52nd Constitutional Amendment Act 1985, in the Indian Constitution, it contains provisions regarding anti-defection law and lays down the process by which legislatures may be disqualified on the grounds of defection. उनको disqualify भी किया जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में बहुत बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार ढंग से आप उस पूरी लिस्ट को देखिएगा, शेड्यूल्स को एक बार प्रॉपर रिवाइज करिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल, ठीक है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें कौन सा अमेंडमेंट हुआ ये देखेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।